Hello everyone, welcome to DTH Decoding the Hindu. We are here to decode the Hindu for all those examinations where you are needed to be updated with current affairs of national and international importance. Today's lecture is going to be very important, so please watch the video till last. And if you think that my efforts are worth appreciating, then please do like the video, subscribe my channel and share the video with your friends as well. So let's get started. आज है 5th अक्टूबर. सबसे पहले हैप्पी दशहरा टू माय DTH फैमिली. आज दशहरा के ओकेजन पे न्यूज़पेपर भी नहीं आया है, तो हम द हिंदू की जो वेबसाइट है उसी से न्यूज़ एनालिसिस आज का करेंगे. सबसे पहले एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं हमेशा की तरह. क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप? ए शुगर केन, बी सनफ्लावर, सी पर्ल मिलेट, डी रेड ग्राम. इसका आपको एक छोटा सा हिंट दे देती हूँ. इनमें से जो भी आंसर है उसके बारे में हमने कल की वीडियो में पढ़ा है, तो आपको ईजिली गैस हो जाएगा. आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर लिखना है और वीडियो के लास्ट में हम इसका आंसर डिस्कस कर लेंगे. अब एक क्योट देख लेते हैं. क्योट क्या है हमारे पास? रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कन्वर्जेशन अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन. किसकी क्योट है ये? फ्रांसिस बेकन की. देखो इस क्योट से हमें आंसर राइटिंग की इंपॉर्टेंस का भी पता चल रहा है और ये क्योट हमें एसे एथिक्स कहीं भी हेल्पफुल हो सकती है, तो आपको इसको नोट डाउन करके रख लेना है. अब न्यूज़ एनालिसिस की तरफ चलते हैं. फर्स्ट न्यूज़ हमारे पास क्या है? होम मिनिस्ट्री ने 10 इंडिविजुअल्स को टेररिस्ट घोषित कर दिया है. कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वेरियस आउटफिट्स हैं जिनके 10 मेंबर्स को होम मिनिस्ट्री ने यूएपीए एक्ट के अंडर टेररिस्ट घोषित कर दिया है. तो इस आर्टिकल में हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है? यूएपीए एक्ट. यूएपीए एक्ट पढ़ना हमारे लिए इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट हो जाता है. यूएपीए को अच्छे से समझ लेते हैं. ये क्यों लाया गया था? सो दैट जो इंडिविजुअल्स हैं या फिर एसोसिएशन है, कुछ अनलॉफुल एक्टिविटीज से अगर वो एसोसिएटेड हैं तो उनको इफेक्टिवली प्रिवेंट किया जा सके और टेररिस्ट एक्टिविटीज से इफेक्टिवली डील किया जा सके. इस एक्ट को 1967 में लाया गया था, लेकिन इसे बार बार अमेंड किया गया है 2004 में, 2008 में, 13 में, 19 में, और इसमें काफ़ी सारे प्रोविजंस टाइम टू टाइम ऐड किए गए हैं क्योंकि टाइम के साथ साथ टेररिज्म के अलग अलग फेस सामने आए हैं. उन्हीं के अकॉर्डिंग इस एक्ट में भी अमेंडमेंट किए गए हैं. कुछ की प्रोविजंस देख लेते हैं इस एक्ट के. इंडियन और फॉरेन नेशनल्स दोनों को इस यूएपीए एक्ट के अंदर चार्ज किया जा सकता है. अगर कोई ऑफेंस इंडिया के बाहर भी हुआ है उस टाइम भी ये एक्ट एप्लीकेबल होगा. और अरेस्ट करने के मैक्सिमम 180 डेज के अंदर चार्जशीट फाइल करना मैंडेटरी है इसमें. और अगर इन्वेस्टिगेशन 90 डेज के अंदर कंप्लीट नहीं की जाती तो एक्यूज जो है वो डिफॉल्ट बेल के लिए एलिजिबल हो जाता है. मतलब इन्वेस्टिगेशन अगर 90 डेज के अंदर हो जाए तो एक्यूज्ड को बेल के लिए मना किया जा सकता है, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन विद इन 90 डेज कंप्लीट नहीं होती तो उस टाइम एक्यूज्ड को डिफॉल्ट बेल मिल जाती है, वो उसके लिए एलिजिबल हो जाता है. और यूएपीए एक्ट के अंडर जो भी ट्रायल्स होते हैं उनके लिए एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाता है. 2019 में जो यूएपीए एक्ट में अमेंडमेंट किया था उसमें क्या इंक्लूड कर दिया गया कि यूनियन गवर्नमेंट जो है हमारी किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को कब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर सकती है? जब वो किसी टेररिज्म के एक्ट को कमिट करते हुए या टेररिज्म के एक्ट में पार्टिसिपेट करते हुए पाया जाए, टेररिज्म के लिए ग्राउंड प्रिपेयर करता हुआ पाया जाए, टेररिज्म को प्रमोट करता हुआ पाया जाए, या फिर किसी भी तरीके से अगर वो टेररिज्म में इन्वॉल्व पाया जाता है, उस टाइम पे हमारी यूनियन गवर्नमेंट किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर सकती है. जब भी कोई ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहा होगा, हमें पता है एनआईए का ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करेगा इस मैटर में, तो उस टाइम पे अगर किसी प्रॉपर्टी को सीज करना है तो डायरेक्टर जनरल का अप्रूवल मैंडेटरी होगा उस केस में. और एनआईए में जो भी इंस्पेक्टर या फिर उससे अबव रैंक के ऑफिसर्स होंगे वही यूएपीए के केसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं. इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म 2005 में लाया गया था, उसको इस शेड्यूल के अंडर ऐड कर दिया गया था जिसमें भी टेररिस्ट एक्ट कभी कमिट किया जाता है. तो ये यूएपीए एक्ट के बारे में था सब कुछ. आई होप आपको समझ आया होगा. नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं हम लोग. नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है? ये डॉक्टर विवेक मूर्ति जी हैं. इनको मार्च 2021 में यूएस सीनेट में 21st सर्जन जनरल ऑफ द कंट्री बनाया गया था और ये फर्स्ट पर्सन थे इंडियन ओरिजिन के जिन्होंने ये सर्जन जनरल की जो यूएस में पोस्ट है इसको होल्ड किया था. तो अब इन्हें क्या बनाया जा रहा है? जो WHO है उसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में ये अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव बनने वाले हैं. जो यूएस के प्रेसिडेंट है जो बिडेन, इन्होंने विवेक मूर्ति जी का नाम नॉमिनेट किया है और ये अपनी दोनों पोजीशंस को होल्ड करेंगे. मतलब ये सर्जन जनरल भी रहेंगे व्हाइट हाउस में और WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में अमेरिका को रिप्रेजेंट भी करेंगे.
तो थोड़ा सा देख लेते हैं WHO के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में, एग्जीक्यूटिव बोर्ड के बारे में। WHO यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है हेल्थ के मैटर में और इसको 1948 में फाउंड किया गया था। इसके हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। 194 मेंबर स्टेट्स इसमें पाई जाती हैं। 150 कंट्रीज में इसके ऑफिसेज हैं और 6 इसके रीजनल ऑफिसेज देखने को मिल जाते हैं। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और ये मेंबर स्टेट्स के साथ कोलैबोरेट करके काम करती है और सभी जो भी मेंबर स्टेट्स हैं उनकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ एक कोलैबोरेशन करती है, उनके साथ मिलजुल के ये हेल्थ के मैटर्स में काम करती है। WHO जो भी ग्लोबल हेल्थ मैटर्स होते हैं उनमें लीडरशिप प्रोवाइड करवाती है। हेल्थ रिसर्च का जो भी एजेंडा है उसको कैसे शेप देना है, किस मैनर में हेल्थ के सेक्टर में रिसर्च करनी है, वो सब WHO डिसाइड करती है। स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स सेट करने का काम भी WHO का होता है। जो भी पॉलिसी ऑप्शंस हैं उनको आर्टिकुलेट भी WHO करता है। कंट्रीज को ये टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है सो दैट वो अच्छे से हेल्थ के मैटर्स में रिसर्च कर पाएँ और जो हेल्थ ट्रेंड्स वेरियस कंट्रीज में चल रहे हैं उनको मॉनिटर और एक्सेस करने का काम भी WHO करती है। इसने काम करना 7 अप्रैल 1948 को स्टार्ट किया था और इसी वजह से 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे के तौर पे सेलिब्रेट भी करते हैं। WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें कौन कौन होते हैं। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 34 इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि टेक्निकली इतने क्वालिफाइड होते हैं हेल्थ के सेक्टर में कि उसी बेसिस पे इन्हें एग्जीक्यूटिव बोर्ड में इलेक्ट किया जाता है, मतलब इंक्लूड किया जाता है। और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है यही हर मेंबर को इलेक्ट करके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में भेजती है। जो मेंबर स्टेट्स हैं इनको 3 ईयर टर्म के लिए इलेक्ट किया जाता है, मतलब इनकी टर्म कितनी होती है 3 साल। चेयरमैन कौन होते हैं इसके। जो चेयरमैन की पोस्ट है पहली बात तो वो रोटेशन से मतलब हर कंट्री को, हर रीजनल ग्रुप को दी जाती है और 1 साल के लिए चेयरमैन की पोजीशन हर रीजनल ग्रुप को दी जाती है। कोई भी एक फुल टाइम असाइनमेंट नहीं है। चेयरमैन का काम बस इतना है कि वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जो मीटिंग्स है उनको चेयर कर ले। जो मीटिंग है वो ये बोर्ड है वो साल में 2 बार मिलता है, केवल इसकी 2 बार ही साल में मीटिंग होती है। फंक्शंस क्या हैं इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड के। जो भी डिसीजन और पॉलिसीज वर्ल्ड हेल्थ असेंबली बनाती है उनको इफेक्ट में लाना, उन पे एडवाइस करना और उसके काम को फैसिलिटेट करना। अब ये देख लेते हैं कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड से वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है वो कैसे डिफरेंट है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली WHO की डिसीजन मेकिंग बॉडी है और इसको सभी WHO के जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके डेलीगेशंस अटेंड करते हैं और यहाँ स्पेसिफिक हेल्थ एजेंडा जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड प्रिपेयर करता है उसके ऊपर स्पेशली फोकस किया जाता है। इसके मेन फंक्शंस क्या होंगे। ये WHO की जो पॉलिसीज है उसको डिटरमाइन करता है, डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट करता है, जो भी फाइनेंशियल पॉलिसीज है उनको सुपरवाइज करता है और जो भी बजट है, प्रोग्राम बजट है, उसको रिव्यू और अप्रूव करने का काम भी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का होता है। असेंबली के जो हेडक्वार्टर्स है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये WHO से रिलेटेड मैंने आपको सब बता दिया, WHO के बारे में, WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के बारे में और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के बारे में। अब ये जो सर्जन जनरल की पोजीशन ये विवेक मूर्ति जी जो होल्ड करते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। सर्जन जनरल का काम क्या होता है। सर्जन जनरल का मिशन ही ये होता है कि वो किसी भी कंट्री को एक हेल्थियर कंट्री कैसे बनाया जा सकता है उसकी फाउंडेशन को तय करते हैं और जो भी बेस्ट साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होती है उसी को पब्लिक तक पहुंचाने का काम, क्लियर, कंसिस्टेंट और इक्विटेबल गाइडेंस और रिसोर्सेज को पब्लिक तक पहुंचाने का काम और कैसे वो पब्लिक के लिए बेस्ट से बेस्ट यूज बन सकते हैं, कैसे पब्लिक के काम में आ सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन के थ्रू पब्लिक का भला कैसे किया जा सकता है वो मतलब एक तरह से डिसाइड करने का काम वो सब कुछ ये सर्जन जनरल करते हैं। उसके बाद सर्जन जनरल काफ़ी सारे जो क्रिटिकल पब्लिक हेल्थ इश्यूज हैं उनको भी एड्रेस करते हैं। हेल्थ के मैटर्स में जो भी मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है लोगों में उसके बारे में डिसीजन लेने का काम भी इनका होता है। यूथ है जो हमारा आज का, उसमें मेंटल हेल्थ क्राइसिस काफ़ी देखा जा रहा है, उसके बारे में ये इशू एड्रेस करने का काम भी इनका होता है। हेल्थ वर्कर कम्युनिटी जो है उनकी वेलबींग को ध्यान में रखने का काम भी इनका होता है और सोशल आइसोलेशन और लोनलीनेस जो लोगों के अंदर बढ़ती जा रही है उसको कैसे टैकल करना है, ये सब इश्यूज को एड्रेस करने का काम भी सर्जन जनरल का होता है। तो मैंने आपको बता दिया सर्जन जनरल का क्या काम होता है। आई होप आपको पूरा इशू समझ आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है। CBI है हमारी जो इंडिया की
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्होंने साइबर इनेबल्ड जो फाइनेंशियल क्राइम्स हो रहे थे उनको पकड़ लिया, उनको क्रैक कर लिया है पूरे केस को। और ये ऑपरेशंस के नाम यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो 3 ऑपरेशंस के नाम मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ स्टार्ट करने से पहले आर्टिकल। एक तो है ऑपरेशन चक्रा, दूसरा है ऑपरेशन गरुड़, ऑपरेशन चक्रा, ऑपरेशन गरुड़ और ऑपरेशन मेघ चक्रा, ये तीनों हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको डिफरेंस बता देते हैं। ऑपरेशन चक्रा जो है वो साइबर क्राइम से रिलेटेड है, सीबीआई लेड ऑपरेशन है जिसका नाम ऑपरेशन चक्रा रखा गया, और ये किसके अगेंस्ट था? साइबर इनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम्स के। तो आपको ध्यान रखना है ऑपरेशन चक्रा इज रिलेटेड टू साइबर इनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम्स। दूसरा मैंने आपको बताया ऑपरेशन गरुड़, गरुड़ किससे रिलेटेड है? ड्रग स्मगलिंग से। आपको ये भी याद रखना है, ये भी सीबीआई ने ऑपरेशन चलाया था और ये ड्रग स्मगलिंग से रिलेटेड है। और जो तीसरा है मेघ चक्रा, वो किससे रिलेटेड है? वो क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन से रिलेटेड है। जो चिल्ड्रन के साथ क्राइम्स होते हैं उनके ऊपर जो सीबीआई ने वो चलाया था, ऑपरेशन चलाया था, उसका नाम था ऑपरेशन मेघ चक्रा। अब इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। क्या इस ऑपरेशन चक्रा में क्या किया गया? हमारे यहाँ पुणे और अहमदाबाद से 2 ऐसे कॉल सेंटर्स ऑपरेट हो रहे थे जहां से यूएस में फाइनेंशियल फ्रॉड कमिट किया गया, तो उसको सीबीआई लेड ऑपरेशन जो था ऑपरेशन चक्रा, उसके थ्रू पकड़ लिया गया है। पूरा बैकग्राउंड देख लेते हैं। सबसे पहले इंटरपोल के बारे में देखते हैं, क्योंकि सीबीआई ने एफबीआई, इंटरपोल, कैनेडियन और ऑस्ट्रेलियन एनफोर्समेंट एजेंसीज, स्टेट पुलिस, इन सब के साथ मिलके ऑपरेशन चक्रा को सक्सेसफुल किया है। तो इसलिए इंटरपोल के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, सीबीआई के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन ऑपरेशंस के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले इंटरपोल के बारे में देखेंगे। जो इंटरपोल है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 195 मेंबर कंट्रीज है और इसके हेडक्वार्टर्स है लियोन, फ्रांस में। हर मेंबर कंट्री एक इंटरपोल नेशनल सेंट्रल ब्यूरो को होस्ट करती है जो उनकी नेशनल लॉ एनफोर्समेंट को, जैसे सीबीआई, उसको इंटरनेशनल ये जो इंटरपोल है उसके साथ कनेक्ट करता है। और इंडिया में ऐसी नोडल एजेंसी सीबीआई है। सीबीआई के बारे में देख लेते हैं। सीबीआई को 1963 में एक रेजोल्यूशन के द्वारा सेटअप किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने एक रिजोल्यूशन लाया था 1963 में जिसके द्वारा सीबीआई को सेटअप किया गया। फिर बाद में इसे मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर ट्रांसफर कर दिया गया। स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट को 1941 में सेटअप किया गया था, उसको भी सीबीआई के साथ मर्ज कर दिया गया। जो सीबीआई का इस्टेब्लिशमेंट था उसके लिए सबसे पहले रिकमेंडेशन किसने दी थी? सांतानाम कमेटी ने। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। सांतानाम कमेटी को प्रिवेंशन ऑन करप्शन के लिए बनाया गया था, तभी उन्होंने सीबीआई के इस्टेब्लिशमेंट की रिकमेंडेशन दी थी। सीबीआई कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है? ऐसी बॉडी जो किसी एक्ट के द्वारा बनाई जाती है, लेकिन सीबीआई किसी एक्ट के द्वारा नहीं बनाई गई है। इसकी पावर्स जो है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से ड्राइव करती है ये, इसलिए आपको ध्यान रखना है सीबीआई कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। सीबीआई हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की मेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। ये करप्शन को प्रिवेंट करने में और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में इंटीग्रिटी मेंटेन करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और लोकपाल को असिस्ट करने का काम भी सीबीआई का होता है। सीबीआई करप्शन के केसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकती है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकती है, सीरियस और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है, लेकिन ये टेररिज्म को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती। टेररिज्म के केसेस को ये इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती। टेररिज्म के लिए कौन है हमारे पास? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। टेररिज्म को छोड़ के सीबीआई हर टाइप के केसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकती है। टेररिज्म के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जिसको 2008 के मुंबई टेरर अटैक्स के बाद कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, सो दैट जो भी टेरर अटैक्स हैं उनके केसेस को इन्वेस्टिगेट किया जा सके। सीबीआई को हेड करते हैं एक डायरेक्टर और उनको असिस्ट करते हैं एक स्पेशल डायरेक्टर या फिर एक एडिशनल डायरेक्टर। सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंट करती है और इनके अपॉइंटमेंट के लिए जो रिकमेंडेशन दी जाती है वो एक 3 मेंबर कमेटी देती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो कि चेयरपर्सन होते हैं उस कमेटी के, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे लोकसभा के, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो वो किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को नॉमिनेट कर देंगे। तो ये 3 मेंबर्स इस कमेटी में होंगे। ये 3 मेंबर की कमेटी रिकमेंडेशन देगी, तभी सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाएगा। अब मैंने आपको बताया ऑपरेशन चक्रा जो है ये तो साइबर इनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम्स के लिए हो गया। ऑपरेशन गरुड़ जो है वो ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए चलाया था सीबीआई ने। तो ऑपरेशन गरुड़ के बारे में थोड़ा सा डीप में देख लेते हैं। इसने इंटरपोल
और एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ मिलकर काम किया, सो दैट जो भी इलिसिट ड्रग्स की स्मगलिंग है और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की स्मगलिंग है उसको खत्म किया जा सके। और इंडियन ओशन रीजन पे इसका मेन फोकस था। जो ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स है जिनके इंटरनेशनल लिंक्स हैं उनको इंटरनेशनली कोऑपरेशन की जरूरत होती है और इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन की भी उनको जरूरत होती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या थे ऑपरेशन गरुड़ के? ये इंटरनेशनल लिंक्स जो होते हैं, ड्रग नेटवर्क्स जो होते हैं, उनको डिसमेंटल करना, डिग्रेड करना और डिसरप्ट करना, खत्म करना, सो दैट कि ये जो ड्रग ट्रैफिकिंग है इसको खत्म किया जा सके और सारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन ड्रॉ करना, सो दैट एक इंटरनेशनल एफर्ट लिया जा सके इस ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए। ड्रग ट्रैफिकिंग होती क्या है? ये ग्लोबल इलिसिट ट्रेड होता है जिसमें ऐसे सब्सटेंसेस का कल्टीवेशन, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन या सेल होता है जो ड्रग प्रोहिबिशन लॉज के अंडर आते हैं। मतलब ऐसे कोई भी सब्सटेंसेस जो ड्रग प्रोहिबिशन लॉज के अंडर आते हैं उनके अंदर ट्रेड करना ड्रग ट्रैफिकिंग कहलाता है। इंडिया की वल्नरेबिलिटी देख लेते हैं। इंडिया नार्कोटिक ड्रग ट्रैफिकिंग में बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है क्योंकि दो जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट ओपियम प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं उनके बीच में इंडिया सैंडविच्ड है। एक साइड गोल्डन क्रेस्केंट है वेस्ट में और गोल्डन ट्रायंगल है ईस्ट में। गोल्डन क्रेस्केंट में कौन कौन से रीजन्स हैं? अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान। गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन से हैं? थाईलैंड, लाओस, म्यांमार। जो तीनों कहाँ मिलते हैं? रुआक और मेकोंग रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे। तो ये दोनों एरियाज जो हैं वो वर्ल्ड के मेजर ओपियम प्रोडक्शन रीजन्स हैं जिसकी वजह से इंडिया में भी ड्रग ट्रैफिकिंग ज़्यादा देखी जाती है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022 इंडिया में सबसे ज़्यादा ओपियम यूजर्स हैं वर्ल्ड में और ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ और इसी वजह से ड्रग ट्रैफिकिंग भी इंडिया में बढ़ती जा रही है। तो ये पूरा आर्टिकल था। इस आर्टिकल में मैंने आपको सीबीआई के बारे में बता दिया, इंटरपोल के बारे में बता दिया, ऑपरेशन चक्रा आपको याद रखना है, ऑपरेशन गरुड़ आपको याद रखना है और ऑपरेशन मेघ चक्रा भी आपको याद रखना है कि ऑपरेशन मेघ चक्रा जो चिल्ड्रन के अगेंस्ट क्राइम होते हैं उसके लिए लाया गया था। इस आर्टिकल में यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। अमित शाह जी ने इस जम्मू कश्मीर में 3 फैमिली रूल को एंड करने के लिए गुज्जर पहाड़ीज के सपोर्ट की मांग की है। पूरा इशू समझते हैं। देखो 3 पार्टी इशू क्या है? ये जो 3 पार्टी फैमिली है इसका मतलब क्या है? 3 फैमिली रूल का मतलब ये है जो जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस ये तीनों रूल कर रही हैं। इन तीनों को अमित शाह जी ने इनडायरेक्टली 3 फैमिली रूल कहा है। इसको खत्म करने के लिए उन्होंने डिमांड की पहाड़ीज और गुज्जर से कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हाथ मिलाए और इस रूल को खत्म करे। सबसे पहले इनके बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ आर्टिकल में 1-2 चीजें हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आर्टिकल 370 रिमूव किया गया है जम्मू एंड कश्मीर से तभी वहाँ रिजर्वेशन के लिए पाथ खुल गए हैं क्योंकि जब जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 लागू होता था तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं करवा सकती थी। तो 370 आर्टिकल के रिमूवल से रिजर्वेशन के लिए पाथ यहाँ खुल जाते हैं। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। जस्टिस शर्मा कमीशन, ये कमीशन किस लिए बनाया गया था? सो दैट ये अपनी रेकमेंडेशन दे कि गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी कम्युनिटीज जो हैं उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाने के ऊपर ये रेकमेंडेशन देगा। तो आपको नाम ध्यान रखना है, जस्टिस शर्मा कमीशन। ये गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी कम्युनिटीज को रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाने के ऊपर रेकमेंडेशंस देने के लिए बनाया गया था। अब हम देख लेते हैं गुज्जर, बकरवाल्स के बारे में, पहाड़ी कम्युनिटी के बारे में और किसी भी ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में कैसे इंक्लूड किया जाता है, उसकी प्रोसेस क्या है, सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे। गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी ये तीनों ही नॉन कश्मीरी स्पीकिंग पॉपुलेशन है जम्मू एंड कश्मीर की। मतलब इन तीनों में से कोई भी कश्मीरी नहीं बोलता है और इनकी बहुत लंबे टाइम से डिमांड है कि इन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में इंक्लूड किया जाए। पहाड़ी कम्युनिटी के बारे में देख लेते हैं। पहाड़ी कम्युनिटी जो है वो एक लिंग्विस्टिक ग्रुप है। मतलब ये लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया हुआ ग्रुप है जो मेनली पीर पंजाल वैली के रीजन में रिसाइड करता है, राजौरी और पूंछ डिस्ट्रिक्ट्स में। पहाड़ी कश्मीर वैली के भी कुछ पार्ट्स में फैले हुए हैं। पहाड़ी इसका मतलब ये नहीं है कोई पर्टिकुलर रिलीजन, मैंने आपको बताया ये एक लिंग्विस्टिक कम्युनिटी है। इनको लैंग्वेज के बेसिस पे एक तरह से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। इनमें हिंदूज भी होते हैं और मुस्लिम्स भी होते हैं। बकरवाल्स की तरह ये नहीं है। बकरवाल्स क्या है? नोमैडिक क्लैंस है, लेकिन पहाड़ीज एक लिंग्विस्टिक ग्रुप है। गुज्जर बकरवाल्स के बारे में देख लेते हैं।
गुज्जर और बकरवाल जो हैं वो दो यूनिक एथनिक नोमैडिक ग्रुप्स हैं जो अपनी शिप्स और गोट्स को चरवाहे जिसे कहा जाता है चराते हैं हाई और लो एटीट्यूड्स में वेस्टर्न हिमालयाज के। समर के टाइम पे ये लोग अपर रीचेस में पहुंच जाते हैं वैली में, और विंटर के टाइम पे लोअर एरियाज में आ जाते हैं सो दैट वो अपने आप को कोल्ड से बचा सके। और ये इन पीपल का जो हैबिटेट है वो नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज में देखा जा सकता है। अब किसी भी ट्राइब को कैसे इंक्लूड किया जाता है इसकी प्रोसेस हम देख लेते हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जब 1931 में सेंसस किया गया उस टाइम शेड्यूल्ड ट्राइब को बैकवर्ड ट्राइब्स कहा गया, और इनको वो ट्राइब माना जाता था जो एक्सक्लूडेड और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज में रहती थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इन्हें पहली बार प्रोविंशियल असेंबलीज में रिप्रेजेंटेशन दी गई बैकवर्ड ट्राइब्स को, और कॉन्स्टिट्यूशन में लेकिन कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं दिया गया है कि शेड्यूल्ड ट्राइब को रिकॉग्नाइज किया जाए। इसलिए जो डेफिनेशन 1931 वाले सेंसस में थी वही इंडिपेंडेंस के कुछ शुरुआती सालों में भी यूज की गई। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 366(2)(5) जो है वो क्या कहता है कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा शेड्यूल्ड ट्राइब को डिफाइन किया जा सकता है। कैसे डिफाइन किया जा सकता है? शेड्यूल्ड ट्राइब ऐसी ट्राइब्स या ट्राइबल कम्युनिटीज हैं या उनका एक ऐसा ग्रुप या उनका पार्ट है जो कि आर्टिकल 342 के अंडर शेड्यूल्ड ट्राइब्स रखी गई हैं। मतलब आर्टिकल 342 के अंडर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो कहलाए जा सकती है उसी को आर्टिकल 366 ने थोड़ा सा और एनहांस कर दिया है। आर्टिकल 342 के बारे में देख लेते हैं। ये क्या कहता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में? प्रेसिडेंट जो है वो किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में या फिर उस स्टेट में गवर्नर से कंसल्ट करने के बाद एक पब्लिक नोटिफिकेशन से किसी ट्राइब, ट्राइबल कम्युनिटी, किसी ग्रुप या ग्रुप के पार्ट को एक शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दे सकते हैं उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में। और प्रोसेस जो होती है किसी भी ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में इंक्लूड करने की, वो स्टार्ट होती है जब स्टेट गवर्नमेंट रेगमेंट करती है उसके लिए कि इस ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में इंक्लूड किया जाए। सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट रेगमेंट करेगी, फिर उस रेगमेंडेशन को ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री को सेंड किया जाएगा, फिर ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री रिव्यू करके उसको रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास भेजेगी अप्रूवल के लिए। उसके बाद रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया अगर अप्रूव कर देते हैं तो इसको नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के पास भेजा जाएगा और फिर कैबिनेट के पास भेजा जाएगा फॉर अ फाइनल डिसीजन। प्रोसेस आपको समझ आ गई होगी। सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट रेगमेंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट रेगमेंट करके ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के पास भेजेगी, फिर वो रिव्यू और करके रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास भेजेगी अप्रूवल के लिए, रजिस्ट्रार जनरल नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के पास भेजेंगे अप्रूवल के लिए, और उसके बाद फाइनल डिसीजन के लिए कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल और लास्ट आर्टिकल आज का हमारे पास है कि फिजिक्स में नोबेल प्राइज 3 साइंटिस्ट को मिला है क्वांटम मैकेनिक्स के लिए। क्या इनकी डिस्कवरी है उसके बारे में देख लेते हैं। किस लिए इनको अवार्ड मिला है? जॉन क्लोजर को मिला है, एलिन एस्पेक्ट और एंटन जीलिंगर को। इन तीनों को मिला है इनके क्वांटम मैकेनिक्स पे इन्होंने जो काम किया है उसके लिए। इसके बारे में पढ़ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि नोबेल प्राइज हमने कल भी पढ़ा था, मेडिसिन में मिला था, आज फिजिक्स में मिला है। और इन्होंने क्या डिस्कवरी की है, क्या इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है कि दो पार्टिकल्स एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करते हैं जब वो सेपरेट कर दिए जाते हैं। मैं आपको पूरा अभी अच्छे से बताऊंगी, लेकिन एट लास्ट जो रिजल्ट निकल के आया है वो ये निकल के आया कि दो पार्टिकल्स एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव कर रहे हैं इवन व्हेन दे आर सेपरेटेड। जब अलग अलग हैं उस टाइम भी वो एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव कर रहे हैं। पूरा मैं आपको समझा देती हूँ, पूरा बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया 3 लोगों को मिला है। जॉन क्लोजर ने क्या कंट्रीब्यूट किया, उनकी तरफ से क्या एक्सपेरिमेंट्स किए गए? उन्होंने एक एपेरेटस ऐसा बिल्ड किया जिसमें से एक टाइम पे 2 एंटेंगल्ड फोटॉन्स निकल रहे थे। फोटॉन्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी फोटॉन्स क्या होते हैं। एक बार के लिए आप इशू समझ लीजिए पूरा, फिर मैं आपको बेसिक्स भी बताऊंगी। उन्होंने ऐसा एपेरेटस बिल्डअप किया जहां एक टाइम पे 2 फोटॉन्स निकल रहे थे और दोनों फोटॉन्स एक फिल्टर की साइड जा रहे थे जहां इनकी पोलराइजेशन चेक होनी थी। और वहां क्या पाया गया, उसका रिजल्ट क्या निकला कि ये फोटॉन्स या फिर जो रिजल्ट है वो बेल इनइक्वालिटी का क्लियर वायलेशन कर रहा है और क्वांटम मैकेनिक्स के जो प्रिडिक्शंस है उनके साथ एग्री करता है। बेल इनइक्वालिटी का वायलेशन करते हुए ये फोटॉन्स पाए गए। इनका कंट्रीब्यूशन था ये जॉन क्लोजर का।
उसके बाद जो एलेन एस्पेक्ट है उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने एक सेटअप डेवलप किया जो एक इम्पॉर्टेंट लूप होल आज तक चलती आ रही थी, उस पे इन्होंने काम किया, उसको खत्म कर दिया। इन्होंने ऐसी मेजरमेंट सेटिंग्स को स्विच कर दिया जब एक एंटेंगल्ड पेयर जो है अपने सोर्स से निकलता है, सो दैट जब सेटिंग रह जाए उस टाइम पे रिजल्ट को अफेक्ट ना करे। क्या कहने का मतलब है, मतलब जब फोटॉन्स का पेयर अपने सोर्स से बाहर निकला तो मेजरमेंट सेटिंग्स जो होती हैं इक्विपमेंट की वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, तो ये उन मेजरमेंट सेटिंग्स को उसी पोजीशन पे लाने में सक्सेसफुल हो गए जिस पे वो उस टाइम थी जब ये सोर्स से निकले थे। मतलब इनिशियल वाली स्टेज पे ये पूरी सेटिंग्स को ले आए जिससे कि रिजल्ट जो है उनका अफेक्ट नहीं हुआ। तो ये कंट्रीब्यूशन था एलेन एस्पेक्ट का। अब एंटन ज़ीलिंगर का क्या कंट्रीब्यूशन था, इन्होंने क्वांटम स्टेट्स पे रिसर्च किया। इनके रिसर्च ग्रुप ने एक फेनोमेना डिमॉन्स्ट्रेट किया जिसका नाम था क्वांटम टेलीपोर्टेशन, जिसकी वजह से क्या पॉसिबल हो पाया, एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल पे पहुंचाना जो कि उससे थोड़े डिस्टेंस पे लोकेटेड है, और एक क्वांटम स्टेट में जो पार्टिकल था उसको ये इजीली पॉसिबली एक स्टेट से एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पे पहुंचा पाए। मैं दोबारा बता देती हूँ, एक क्वांटम टेलीपोर्टेशन का फिनोमेनन इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया। उसमें क्या पॉसिबल हो पाया, एक पार्टिकल, जैसे ये एक पार्टिकल है, यहाँ दूसरा पार्टिकल कुछ डिस्टेंस पे है, ये पार्टिकल जो है वो किसी क्वांटम स्टेट में है, तो इस पार्टिकल की क्वांटम स्टेट से दूसरे क्वांटम पार्टिकल तक जाना पॉसिबल हो पाया थ्रू हिज कंट्रीब्यूशन, जिसे इन्होंने नाम दिया क्वांटम टेलीपोर्टेशन, कि एक क्वांटम स्टेट का जो पार्टिकल है वो एक डिस्टेंस कवर करके दूसरे पार्टिकल तक जा पा रहा है। ये इनकी रिसर्च थी। अब मैं आपको फोटॉन्स के बारे में बता देती हूँ। फोटोन क्या होते हैं, फोटोन होते हैं रेडिएंट एनर्जी का एक क्वांटम जिनकी एक विजिबल वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ क्या होती है, जैसे ये देखो, ये कोई वेव है, ये पूरी एक वेव है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी वेवलेंथ है। एक और एग्जांपल देती हूँ, ये भी वेवलेंथ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी वेवलेंथ है। तो आप देख सकते हैं ये वेवलेंथ ज़्यादा है, ये कम है। ये एक वेव का जितना पूरा डिस्टेंस होता है ये होती है वेवलेंथ, और फोटॉन्स की विजिबल वेवलेंथ होती है। ये एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, एक बेसिक पार्टिकल है जिसका खुद का एंटी पार्टिकल भी होता है। मतलब पार्टिकल का अपोजिट क्या होता है, एंटी पार्टिकल। तो फोटोन का भी एक एंटी पार्टिकल होता है। इसमें एनर्जी का कंसंट्रेशन डिस्क्रीट होता है। ये एक मासलेस एलिमेंट्री पार्टिकल है, इंपॉर्टेंट है, मासलेस है, इसका कोई मास नहीं है, जो स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड पे मूव करता है। इसकी स्पीड ऑफ लाइट जितनी होती है, मास इसमें बिल्कुल नहीं होता, और इलेक्ट्रिक चार्ज भी इसमें नहीं होता, विदाउट एनी इलेक्ट्रिक चार्ज, और ये एक स्टेबल पार्टिकल होता है। फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की यूनिट को भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर लाइट एनर्जी की यूनिट को भी फोटोन कहा जाता है। और फोटोन्स तब एमिट होते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक एनर्जी स्टेट से दूसरी एनर्जी स्टेट में मूव करते हैं। फोटॉन्स के बारे में जितना जो हो सकता था, बेसिक से बेसिक, ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन एक बेसिक आइडिया मैंने आपको पूरा बता दिया। उसके बाद बेल इनइक्वालिटी की बात आती है, क्योंकि हमने देखा कि जब एंटेंगल्ड फोटॉन्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया तो वो बेल इनइक्वालिटीज़ का वायलेशन करते हुए पाए गए। इसी के ऊपर ये पूरा एक्सपेरिमेंट बेस है। तो बेल इनइक्वालिटी के बारे में देख लेते हैं। बेल इनइक्वालिटी को सबसे पहले तो क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। और क्वांटम मैकेनिक्स में ये बिलीव किया जाता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स को मैग्नेटिक फील्ड में भेजा जाता है तो हाफ इलेक्ट्रॉन्स तो राइट साइड को डिफ्लेक्ट हो जाते हैं और हाफ लेफ्ट साइड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। जो राइट हाफ वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको फिर से जब मैग्नेटिक फील्ड एक, मतलब जैसे सपोज ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमने पास करवाए तो ये राइट साइड में चले गए, ये लेफ्ट साइड में चले गए। अब यहाँ ये वाली थी तो इसके परपेंडिकुलर एक हमने यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड और लगा दी, परपेंडिकुलर है पहले वाली से, 90 डिग्री के एंगल पे है, तो ये आधे भी स्प्लिट हो जाएंगे हाफ में, कुछ ऊपर चले जाएंगे और कुछ नीचे चले जाएंगे। मैं 3D इमेज नहीं बना पा रही हूँ, बट आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रैंडमनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको बेल थ्योरम की हेल्प से स्टडी किया जाता है। ये पूरे बेल इक्वालिटी के बारे में था। बेल थ्योरम से बेल इक्वालिटी होती है।
आई होप आपको ये समझ आ गया होगा बहुत ज़्यादा डेप्थ में। एक्चुअली मुझे भी फिजिक्स पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो शायद मैं भी इतने बेटर वे से नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट आपको समझाने की। अगर मुझे और ज़्यादा समझ आएगा तो मैं एक अलग से वीडियो इसके ऊपर बना दूंगी। इस आर्टिकल में एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, हमने कल भी पढ़ी थी, नोबेल प्राइज़ का बैकग्राउंड देख लेते हैं। ये नोबेल प्राइज़ जो है वो एल्फ्रेड नोबेल के नाम पे निकाला गया है। ये एल्फ्रेड नोबेल जो थे ये एक स्वीडन के केमिस्ट, इंजीनियर, इंडस्ट्रियलिस्ट और डायनामाइट के इन्वेंटर थे। और इनकी जो लास्ट विल और टेस्टामेंट थी 1895 में, इन्होंने उस टाइम पे इस फॉर्चुनेट सीरीज को स्टार्ट किया और फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, लिटरेचर और पीस में ये प्राइजेस देने स्टार्ट किए, जिनको नोबेल प्राइजेस कहा गया। 1968 में 6th अवार्ड को भी ऐड किया गया इकोनॉमिक साइंसेज वाले को, उससे पहले 5 होते थे केवल। नोबेल प्राइज में एक नोबेल मेडल होता है, एक डिप्लोमा दिया जाता है और एक ऐसा डॉक्यूमेंट दिया जाता है जिसमें प्राइज अमाउंट को कंफर्म किया जाता है। 1901 और 2018 के बीच में ये प्राइज 590 टाइम्स दिया गया, 908 लॉरिएट्स को दिया गया और 27 ऑर्गेनाइजेशंस को दिया गया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि केवल इंडिविजुअल लॉरिएट्स को नहीं, ऑर्गेनाइजेशंस को भी नोबेल प्राइज दिया जा सकता है। कैंडिडेट्स को नॉमिनेट कैसे किया जाता है? नोबेल कमिटीज होती हैं फॉर प्राइज अवार्डिंग इंस्टीट्यूशंस की। हर साल थाउजेंड्स ऑफ अकेडमिशियंस, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, साइंटिस्ट, प्रीवियस नोबेल लॉरिएट्स या फिर पार्लियामेंट्री असेंबलीज के मेंबर्स को बुलाती हैं और अपने कैंडिडेट्स के लिए कैंडिडेचर सबमिट करवाती हैं अगले साल के लिए। जो नॉमिनेटर्स होते हैं उनको इस वे में सेलेक्ट किया जाता है कि कंट्रीज और यूनिवर्सिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट किया जा सके। और कंडीशन क्या है, कोई भी पर्सन खुद को नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट नहीं कर सकता। चूज कैसे किए जाते हैं विनर्स? कौन से इंस्टीट्यूशंस चूज करते हैं? जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है उसको चूज करते हैं रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। जो फिजियोलॉजी और मेडिसिन में दिया जाता है उसको कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट चूज करता है। लिटरेचर में दिया जाता है उसको स्वीडिश अकेडमी। पीस में दिया जाता है उसको एक 5 मेंबर कमिटी जिसको नॉर्वेजियन पार्लियामेंट इलेक्ट करती है। इकोनॉमिक साइंसेज वाले को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। आज तक किस किस इंडियन को या फिर ऐसे पर्सन जो इंडियन ओरिजिन के हैं उनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 में लिटरेचर में, सीवी रमन को फिजिक्स के लिए 1930 में, हरगोविंद खुराना को 1968 मेडिसिन, मदर टेरेसा 1979 पीस, सुब्रमण्य चंद्रशेखर को 1983 फिजिक्स, दलाई लामा को पीस 1989, अमर्त्य सेन इकोनॉमिक्स 1998, वेंकटरमन रामकृष्णा को 2009 और कैलाश सत्यार्थी को पीस 2014। ये अभी तक इंडियन जो लोग हैं या फिर इंडियन ओरिजिन के हैं इनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। तो आई होप आपको पूरा समझ आया होगा। आज का लेक्चर यही तक था। आई नो थोड़ा सा छोटा है, आज न्यूज़पेपर भी नहीं आया था, मुझे यही आर्टिकल इंपॉर्टेंट लगे। और कुछ होगा तो हम कल कवर कर लेंगे या फिर आने वाले सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में उसको कवर कर लेंगे। अब जो आज का क्वेश्चन था उसके बारे में देख लेते हैं। आज जो क्वेश्चन था उसका आंसर है अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप? कौन सी क्रॉप है वो? शुगर केन। शुगर केन के बारे में हमने कल बहुत डिटेल से पढ़ा है। अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिए, आपको पूरा इशू समझ आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा शुगर केन कैसे सबसे ज़्यादा लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप है। तो आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।